जय हिंद दोस्तों। हम लोग अपने सेशन स्टैटिस्टिकल मेथड्स को आगे बढ़ाते हुए आज इसमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चैप्टर का नाम है कोरिलेशन, सहसंबंध। क्या होता है सहसंबंध, किसने इसको प्रतिपादित किया, कितने तरीके से इसका कैलकुलेशन किया जाता है, कैसे कैसे इसको जज किया जाता है, आज पूरा हम लोग इसी वीडियो में ख़त्म कर लेंगे कोरिलेशन को। और उसके बाद में कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो कि मैं पिछले वीडियोस में आपको देता आया हूं, उसके आधार पे हम लोग कोरिलेशन को समझना शुरू करेंगे आज से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर कोरिलेशन होता क्या है। तो देखिए, कोरिलेशन का मतलब है जब किन्हीं दो चरों में साथ साथ परिवर्तन हो जाए तो उसे कहा जाता है सहसंबंध है। इन चलों में एक चल डिपेंडेंट होता है और एक चल इंडिपेंडेंट होता है, एक स्वतंत्र होता है और एक आश्रित होता है। जो डिपेंडेंट चल होता है, वेरिएबल होता है, उसका मतलब क्या होता है कि वो किसी पर डिपेंड कर रहा है, उसके अंदर कुछ होगा, दूसरे चल के अंदर कुछ होगा, दूसरे वेरिएबल के अंदर कुछ होगा, तो इसमें भी कुछ होगा, जैसे सप्लाई और प्राइस। अब यहां पर देखो, सप्लाई जो है और प्राइस, इन दो चलों के बीच में अगर हम लोग बात करें तो कभी अगर सप्लाई बढ़ जाती है और बाकी चीजें समान बनी रहे, मार्केट बिल्कुल समान बना रहे, लेकिन सप्लाई बढ़ जाए तो प्राइस क्या होते हैं, नीचे आ जाते हैं, घट जाते हैं। और सप्लाई अगर कम पड़ जाए तो फिर प्राइसेस क्या होते हैं, अप हो जाते हैं। तो देखो, यहां जो सप्लाई है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, लेकिन जो प्राइस है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, सप्लाई के ऊपर। जब सप्लाई में कुछ चेंज होता है तो सिंपैथी में प्राइस में भी कुछ चेंज हो जाता है। इस तरीके से कारण और प्रभाव का एनालिसिस करते हैं जब हम, तो उसे सहसंबंध कहते हैं। दो तरीके से सहसंबंध होता है, कारण और प्रभाव का निर्वचन किया जाता है, मतलब इंटरप्रिटेशन किया जाता है, तो उसको कोरिलेशन कहा जाता है। दूसरा, जब किन्हीं दो चलों में साथ साथ एक ही दिशा में परिवर्तन हो जाए तो उसे सहसंबंध कहा जाता है। क्या एक ही दिशा में होना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। कई बार साथ साथ परिवर्तन होगा और कई बार पीछे की तरफ परिवर्तन होगा। तो जब परिवर्तन दोनों ही चलों में एक तरफ का होता है तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, और जब एक बढ़े दूसरा घटे तो ये नेगेटिव कोरिलेशन होता है। मतलब कोरिलेशन दो तरीके का होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन। वेरिएबल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इसके अंदर कुछ चेंज आएगा तो दूसरे के अंदर चेंज आना ही आना है। ओके, तो वेरिएबल कितने? दो प्रकार के, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। कोरिलेशन कितने प्रकार का? दो प्रकार का, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन। पार्शियली कोरिलेशन भी होता है क्या? जी हां। परफेक्ट कोरिलेशन भी होता है क्या? जी हां, ये भी होता है। परफेक्ट कोरिलेशन क्या होता है कि अगर सप्लाई में 20% की वृद्धि हो, कितनी? 20% की वृद्धि हो, तो प्राइस में भी ठीक 20% की ही कमी हो जाए, इसको क्या कहेंगे? परफेक्ट कोरिलेशन है। एक चल में जितना मूल्य का परिवर्तन हो, जितना परिवर्तन हो बाकी सभी समीकरणों के समान रहने पर, ठीक दूसरे चल में भी ठीक उतना ही परिवर्तन हो जाए, इसको परफेक्ट कोरिलेशन कहते हैं। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? परफेक्ट कोरिलेशन है। ओके, पार्शियली कोरिलेशन क्या होता है? सप्लाई में चेंज आया 20% का, प्राइस में चेंज आया 10% का। सप्लाई में चेंज आया 15% का, प्राइस में चेंज आया 5% का। यह क्या है? पार्शियली कोरिलेशन है। जीरो कोरिलेशन भी होता है क्या? हाँ जी, जीरो कोरिलेशन भी होता है। जीरो कोरिलेशन का मतलब क्या है? जैसे कहा जाए वर्ष 2022-23 में बरसात बहुत अधिक हुई और इसके कारण चमड़े का उत्पादन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब इनके बीच में कोई कोरिलेशन, बरसात और चमड़े का उत्पादन, कोई कोरिलेशन बैठ रहा है? नहीं बैठ रहा है। तो जहां पर दोनों चल आपस में बिल्कुल भी संबंध नहीं रखते होंगे, वहां का कोरिलेशन कैसा हो जाएगा? जीरो कोरिलेशन, कोई कोरिलेशन नहीं है वहां पर। तो परफेक्ट कोरिलेशन भी होता है, जीरो कोरिलेशन भी होता है, पार्शियली कोरिलेशन भी होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, वो तो मैंने उधर बताया था आपको कितने तरीके का होता है। ओके, बात क्लियर है। कोरिलेशन का प्रारंभ किसने किया?
तो सर फ्रांसिस गाल्टन और कार्ल पियर्सन ने इसका प्रारंभ किया था। सबसे पहले जो ये कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का यूज किया गया वो कार्ल पियर्सन के द्वारा किया गया, और उन्होंने पिता और पुत्र की ऊंचाई के बीच में संबंध स्थापित करके इसका प्रतिपादन किया। उन्होंने अपने इस खोज में बताया था कि जिनके पिता की हाइट ज्यादा होती है उनके बच्चों की हाइट भी ज्यादा होती है, लंबे लोगों के बच्चे भी लंबे होते हैं, और जिनकी हाइट कम होती है उनके बच्चों की हाइट भी कम रहती है। यह कोरिलेशन पहली बार किया था कार्ल पियर्सन ने। तो इस सिद्धांत का जो प्रतिपादक है वो सर फ्रांसिस गाल्टन और कार्ल पियर्सन को माना जाता है। कितने तरीके से कल हम लोग कैलकुलेशन करेंगे कोरिलेशन के कोएफिशिएंट का? तो कोरिलेशन जब हम लोग कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पढ़ेंगे तो उसमें 3 मेथड है। नंबर 1 जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। नंबर 2 पर पूछा जाता है आपका रैंक डिफरेंस कोरिलेशन। नंबर 3 पर पूछा जाता है आपका कंकरेंट मेथड ऑफ कोरिलेशन, संगामी विचलन रीति से इसका गुणांक पूछा जाता है। अब बात करते हैं कि आखिर जो कोरिलेशन कैलकुलेट किया जाता है वो एक एब्सोल्यूट मेजर है या फिर रिलेटिव मेजर है। तो जितने भी कोएफिशिएंट हैं वो सबके सब रिलेटिव मेजर हैं। कोएफिशिएंट जितने भी हैं सबके सब क्या है? रिलेटिव मेजर है। रिलेटिव मेजर का मतलब क्या होता है? जिस मूल्य को मैंने पकड़ करके कैलकुलेशन करी है किसी बिंदु की, उसी से जब मैं उसको डिवाइड कर दूंगा तो जो भी वैल्यू निकलेगी वो क्या हो जाएगी? वो वैल्यू मेरी कोएफिशिएंट बन जाएगी और एक रिलेटिव मेजर बन जाएगा। जैसे एसडी का मैंने यूज किया, स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए मैंने मीन का यूज किया, तो कोएफिशिएंट ऑफ एसडी निकालने के लिए मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन किया। मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए किसका यूज किया? मीन का। तो मैंने कोएफिशिएंट ऑफ एसडी निकालने के लिए भी स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन रख दिया, तो क्या बन गया? रिलेटिव मेजर बन गया। तो कोएफिशिएंट जितने भी हैं वो सब के सब रिलेटिव मेजर हैं, कोई भी एब्सोल्यूट मेजर नहीं है। यही रीजन है कि कोएफिशिएंट ऑलवेज आपका ±1 के बीच में होता है, उससे ज्यादा कम कुछ नहीं होता। हमेशा 1 से कम वैल्यू रहती है आपके कोएफिशिएंट की, क्योंकि जिसका यूज करके मैंने एब्सोल्यूट किया उसी से डिवाइड करूंगा तो वैल्यू ज्यादा कैसे हो सकती है? कमी होगी ऑलवेज। अब बात करते हैं कोरिलेशन के कैलकुलेशन की। तो कैलकुलेशन ऑफ कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। हम सबसे पहले किसका पढ़ेंगे? कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पढ़ेंगे। तो जब कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन करना चाहेंगे तो 3 मेथड बच्चा इसके आ जाते हैं। ओके, 3 मेथड। इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं? तो इसको हमेशा याद रखना, स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट मेथड को कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड। स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड। दूसरा मेथड है हमारा डायरेक्ट मेथड, और तीसरा मेथड है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड में आर का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है? साफ साफ लिखा है स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब एसडी के माध्यम से अगर कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो हम इसका यूज करेंगे। आर बराबर सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन एस डी एक्स इंटू एस डी वाई। अगर इस तरीके से हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे तो कोरिलेशन हमारा निकल के आ जाएगा। यहां डायरेक्ट मेथड, इसका यूज कब कर सकते हैं? इसका यूज इफ डेविएशन टेकन फ्रॉम एक्स बार। इसका यूज कब करेंगे? जब मीन से डेविएशन लिए हुए होंगे मीन।
डिविएशन कैसे लेंगे? जब मीन से, एक्स बार से हम लोगों ने डिविएशन लिए होंगे तब डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। और इससे डिविएशन लेंगे कैसे, कब? जब हमारा मीन एक कंप्लीट डिजिट होगा तब। अगर ये पॉइंट में आ गया तो मैं इसका यूज नहीं करूंगा, फिर किसकी ओर चलूंगा? शॉर्टकट मेथड की ओर। इसका यूज कब करते हैं? इफ डिविएशन टेकन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन अर्थात ए, इससे लिए गए होंगे तब। अच्छा, डायरेक्ट मेथड में आएंगे तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ओके, यहां कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो यहां के लिए हम लोग आर कैलकुलेट करने के लिए लिखेंगे सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन रूट में सिग्मा डी एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वायर इंटू सिग्मा डी एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वायर। अच्छा, अगर यहां होंगे तो क्या करेंगे? यहां होंगे तो आर बराबर सिग्मा डी एक्स डी वाई इंटू एन माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई अपॉन रूट में सिग्मा डी एक्स स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर, इधर सिग्मा डी वाई स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर, सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला ये बहुत बड़ा हो गया, ये बहुत छोटा हो गया, ऐसा क्यों? तो जब आप इस मेथड में आएंगे, इस मेथड में, तो यहां की खासियत है, यहां का सिग्मा डी एक्स और सिग्मा डी वाई ऑलवेज क्या होगा? जीरो होगा। यहां सिग्मा डी एक्स डी वाई की वैल्यू होगी। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां जब वो जीरो है तो इनको जीरो इंटू जीरो करूं, क्या आएगा? जीरो। इस वजह से मैंने इस वाली वैल्यू को हटा दिया। भाई जीरो इंटू जीरो सिग्मा डी एक्स डी वाई क्या होगा? अगर मैं इस मेथड में आऊं तो जीरो होगा ऑलवेज, पक्का। जब कभी भी डिविएशन एक्चुअल मीन से लिए जाते हैं तो सिग्मा उनका योग जीरो होता है। तो अगर मैं यहां पे वही फॉर्मूला रखूं तो ये तो जीरो इंटू जीरो बराबर जीरो, इस वजह से उसको रिमूव किया। ओके, यहां पे भी जीरो की जीरो स्क्वायर जीरो, जीरो स्क्वायर जीरो, तो क्यों रखूं? अच्छा ठीक, ये तो मुझे dx समझ में आ गया, सर n नहीं समझ में आया। अरे n का क्या वजूद? यहां मैंने इसमें n का मल्टीप्लाई दिया, यहां n का मल्टीप्लाई दिया, तो देखो यहां दोनों में n का मल्टीप्लाई दे दिया, यहां पर भी n का मल्टीप्लाई दे दिया और यहां पर भी n का मल्टीप्लाई दे दिया। ये तो दो बार हो गया n इंटू एन, तो मैंने क्या किया? रूट लगा दिया। अब n इंटू एन दो बार हुआ तो रूट से जब बाहर निकलेगा तो फिर सिंगल, तो ऊपर वाला n नीचे वाले n से क्रॉस बराबर खत्म हो गया। इस वजह से फॉर्मूला सेम यही है, बस इसको छोटा इसलिए किया क्योंकि यहां पर dx dy की वैल्यू जीरो थी, इस वजह से ये फॉर्मूला। यहां की वैल्यू होगी कुछ dx dy की, इस वजह से हमने इसको यहां पर ऐसे रखा। बात समझ में आई? तो जब कभी भी स्टैंडर्ड डिविएशन में आएंगे तो ऐसे, डायरेक्ट मेथड ऐसे, शॉर्टकट में ऐसे। शॉर्टकट का यूज तब करेंगे जब हमारी एक्चुअल मीन दोनों ही चलो की, जो टू वेरिएबल्स मेरे पास होंगे, टू वेरिएबल्स का होना कंपलसरी है, तभी तो कारण और प्रभाव जानेंगे। एक में परिवर्तन हुआ, दूसरे में परिवर्तन हुआ, ये जानेंगे कैसे? पहले एक और दो दोनों हो तो, नहीं तो जान ही नहीं सकते। कोरिलेशन बहुत बड़ी चीज है। हम लोग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे हैं, किसान बिल्कुल भी निरक्षर हो, कुछ नहीं जानता हो, फिर भी कोरिलेशन जानता है। बरसात के दिनों में धान की फसल उगाता है क्योंकि धान की फसल और बरसात में कोरिलेशन होता है। जब बरसात अच्छी होगी, बहुत अच्छी हो जाएगी तो नहीं अच्छी होगी, तो वहां पर धान की फसल भी अच्छी होगी, और अगर बरसात अच्छी नहीं होगी तो धान की फसल भी अच्छी नहीं होगी। तो किसान इसमें कोरिलेशन नहीं पढ़ा, लेकिन उसको कोरिलेशन पता है कि वहां कोरिलेशन होता है। आजकल जाड़े के दिनों में गेहूं की फसल उगाता है, क्यों? क्योंकि गेहूं की फसल को ज्यादा पानी नहीं चाहिए, लेकिन पानी के छींटे चाहिए, तो ओस गिरती है, पानी के छींटे उसको मिलते हैं। ओस कहते कम गिरेगी तो गेहूं नहीं होगा, ओस ज्यादा गिरेगी तो गेहूं बढ़िया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पानी के छींटे चाहिए। तो किसान को भी पता है कोरिलेशन होता है, कोरिलेशन होता है। ऐसी कोई चीज नहीं है जहां कोरिलेशन का यूज नहीं किया जाता, बहुत ज्यादा यूजफुल है ये। तो भैया तीन तरीके से इसका यूज करता है। अच्छा, चार कैडर बनाए गए कोरिलेशन के। कोरिलेशन का जो हमारा वैल्यू निकल के आएगा, वैल्यू ऑफ कोरिलेशन,
वैल्यू ऑफ कोरिलेशन ये कैसे होगी? ऑलवेज प्लस माइनस 1 इसी के आसपास घूमेगी, ठीक है ना? कहां से लेके प्लस माइनस 1 में घूमेगी, इससे ज्यादा नहीं होती, या तो -1 या तो +1, इसके बीच में ही रहेगी। 4 कैडर इसके बताए गए। जब कभी भी 4 कैडर कौन कौन से बताए गए? नंबर 1 0 पॉइंट प्लस माइनस 0.2 0.0 0.0 से प्लस माइनस 0.20। नंबर 2 प्लस माइनस 0.2 से प्लस माइनस 0.4। नंबर 3 प्लस माइनस 0.4 टू प्लस माइनस 0.7। नंबर 4 प्लस माइनस 0.72 प्लस माइनस 0 नहीं, केवल 1। ये 4 लेवल होते हैं। यहां का जो कोरिलेशन होता है, ये अगर 0 से 2 के बीच में आए तो ये कोरिलेशन कैसा होता है? लो एंड वेरी लो, लो एंड वेरी लो कोरिलेशन। पॉजिटिव और निगेटिव, ये पॉजिटिव में भी हो सकता है, निगेटिव में भी हो सकता है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव, और ये निगलेक्टेबल होता है। अगर ऐसा कोरिलेशन निकल के आए ना तो निगलेक्ट कर देना। जिनके बीच में कोई कोरिलेशन नहीं होता उनके बीच में भी अगर कोरिलेशन ढूंढने आएंगे तो ऐसा कोरिलेशन मिल जाएगा। जैसे मैंने कहा था ना, बरसात बहुत अधिक हुई, चमड़ा का उत्पादन अधिक हो गया, इसके बीच में ढूंढने आओ तो हो सकता है ऐसा मिल जाए कोरिलेशन। निगलेक्ट करने वाला होता है, इस पर ध्यान नहीं देने वाला होता है, ये नहीं बता पा रहा कोरिलेशन है कि नहीं है। ओके, अगर यहां पे आए, अगर यहां पे आए तो यहां का कोरिलेशन कैसा होता है? लो कोरिलेशन, लो कोरिलेशन होता है यहां का। ओके, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी। अगर इस सिचुएशन में आए तो ये हाई कोरिलेशन होता है, हाई कोरिलेशन होता है। और अगर यहां आ जाए तो ये हाई एंड वेरी हाई डिग्री कोरिलेशन होता है, हाई एंड वेरी हाई कोरिलेशन होता है। ओके, और अगर कहीं +-1 हो जाए तो ये परफेक्ट कोरिलेशन होता है। ओके, अगर 0 हो जाए तो 0 कोरिलेशन, मतलब होता ही नहीं है कोरिलेशन। बात क्लियर है? तो जब आपका आंसर कभी निकल के आए तो उसमें ये वाली बात जरूर जोड़िए, इसका इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर पर। जब आपकी कॉपी चेक हो रही होगी तो इसका इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर पर। ध्यान रखना, हमेशा इस बात का हमेशा ध्यान रखना। जब बच्चा आपकी कॉपी चेक होती है तो उसमें आपने क्या अपना कमेंट दिया है ये जरूर दीजिएगा, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। अगर आप कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का कोरिलेशन कर रहे हैं तो, पिछला चैप्टर चल रहा था स्क्यूनेस, इसलिए बार बार स्क्यूनेस हो जा रहा है। तो उम्मीद है आपको ये फॉर्मूले बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे कि कैसे और कब किनका यूज किया जाएगा। अगर मैंने डेविएशन को एक्चुअल मीन से लिया है तो मैं इसका यूज करूंगा। पहला प्रॉब्लम सोल्यूशन में जो दूंगा वो इसके आधार पर दूंगा, दूसरा इसके आधार पर दूंगा, किसी एक में मैं इसको और इसको दोनों को लगा के, तीनों को लगा के बता दूंगा कि कैसे कैलकुलेशन करी जाती है, ताकि चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाए। उम्मीद है आपको कोरिलेशन का बेस समझ में आया होगा। मैं आपको कंटेंट टीजीटी पीजीटी जैसे सिलेबस के लिए उपलब्ध नहीं करा रहा हूं, मैं एकेडमिक के लिए आपको कंटेंट दे रहा हूं। इस वजह से मेरा टारगेट है कि इन चीजों को अगर आपने थोड़ा सा फोकस किया तो आपके एग्जाम में नंबर अच्छे आ जाएं। मैं सोच रहा हूं जल्दी ही टीजीटी पीजीटी के लिए लेकर के बैचेस अपने आऊंगा, तो वहां पर बहुत ही डिटेल में मैं बात करूंगा, क्योंकि वहां का पेपर ना कॉन्सेप्शनल होता है। अगर एकेडमिक की बात करेंगे तो वहां पर अगर मेरे को ये समझ में आ रहा है और उनको मैं यूज कर पाया तो मेरा 15 नंबर उधर पक्का हो जाएगा। तो इस वजह से मैं यहां पे जो कंटेंट आपको दे रहा हूं वो 15 नंबर प्राप्त करने वाला दे रहा हूं। ओके, मैं टीजीटी पीजीटी वाले बैचेस में आपको बहुत डिटेल में भी इन चीजों को बताऊंगा चल के। वैसे मुझे नहीं लगता कि मैं शॉर्ट में कुछ भी बता देता हूं, आपको सारी चीजें मैं क्लियर करते हुए ही आगे बढ़ता हूं। और अगर वाकई यार आपको समझ में आ जाती हो चीजें, आपको कंटेंट आसानी से डिलीवर हो जाता हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, कमेंट बॉक्स में आकर प्रतिक्रिया जरूर दिया करो।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिल जाए बिना किसी विलंब के। मिलेंगे अगले वीडियो में एक बेहतरीन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।